कि मोदी जी ने चाइना को गिरेबान से पकड़ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं ये बताना चाहूंगा। ब्रिक्स के जरिए, ब्रिक्स की एक्सपेंशन के चक्कर में थे चाइना वाले, वो चाहते थे कि इसके जरिए अपने असर और रसूख को बढ़ाएं। तो G20 में जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने मेंबरशिप दी है और अफ्रीका से उन्होंने, वो मेरा मकसद उनका रास्ता बंद कर दिया। तकरीबन अफ्रीकन यूनियन में तो बहुत ज्यादा ममालिक आते हैं। पहली बात तो ये अर्ज करूंगा। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो धचका दिया है चाइना को, वो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, जो पाकिस्तान के हवाले से, उसको धचका सबसे बड़ा दिया गया है। जो एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है, शिपिंग और ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो BRI इनिशिएटिव से बहुत बड़ा है। और जो मैं पहले BRI, CPEC और इन चीजों के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो चल रहा था पहले और दुनिया बेजार है। इस वक्त उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट ट्रैप है वो। और मैं उस पर एग्री भी करूंगा किसी हद तक। पाकिस्तान को आज तक जो भी कर्जे दिए गए हैं भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से, वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए जाते कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना की दोस्ती से श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। तीसरी बात ये कहूंगा, इटली जो है वो इससे BRI से निकलता नजर आ रहा है। और उस दूसरी तरफ जो इन्होंने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसके जो मेन किरदार कौन कौन से हैं। एक तो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इजराइल है और भारत है। मैं इन चीजों को, अमेरिका साथ है, अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अब मैं इनको किस तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा, डिफाइन ये करूंगा कि ऑयल रिच कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया, जब रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया था और दुनिया जो इस रशिया का तेल नहीं बिक रहा था, सबसे ज्यादा उस इकॉनमी का फायदा किसने उठाया? सऊदी अरेबिया ने उठाया। तो कैश रिच कंट्री है। दूसरा फायदा कुवैत ने उठाया था। जब कैश रिच कंट्री सामने आए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री साथ हों, इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है, जितने जो IT के, टेक के जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है, भारत के पास यूथ है और IT में मोनोपोली है उनकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये सारी चीजें जब सामने आएगी तो चाइना किस तरह मुकाबला कर सकेगा, दुनिया किस तरह इसको रोकेगी आगे, इस तरक्की को अगर आगे निकल के जाते हैं। ग्लोबल साउथ का मोदी जी ने नारा लगाया, ग्लोबल साउथ का टोटल इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती थी कि इसको G20 को मोड़ तोड़ के यूक्रेन की तरफ ले जाए, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट में अंदर यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया और वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। मोदी साहब जो इसकी टोन सेट करके आए थे जकार्ता में कि कोविड-19 के बाद अगला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ग्लोबल साउथ का होगा, अगली सेंचुरी एशिया की है। तो उन्होंने उस पर अपना साबित कदम रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने चाइना को घेरा डाल लिया है, चाइना का वहां से निकलना मुश्किल है। चाइना की इकॉनमी इस वक्त वैसे ही स्लगिश है। कोविड-19 के बाद आरजू उनका सप्लाई चेन रिस्टोर हो ही नहीं सका। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहां से निकल कर या तो वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और वो भारत में आ रही, तो उन परेशान है। चाइना वैसे भी रियल एस्टेट की मार्केट उनकी डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है वो। और मैं समझता हूं कि अगर इसमें मोमेंटम जो है इस वक्त, जो मोदी जी ने जो अपने प्लान इंट्रोड्यूस कराए, जो G20 की लीडरशिप है, जिस तरीके से पूरे साल से मोदी जी इस पे अपनी डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं, अगर इसमें मोमेंटम कायम रखा उन्होंने, तो ये बिल्कुल बात सच होगी कि अगली सेंचुरी भारत की या ग्लोबल साउथ की सेंचुरी होगी। उसके बाद मैं इसको बड़े क्लोज इसमें ऑब्जर्व कर रहा था, कई लोगों के इंटरव्यू सामने आए हैं। बिलखुसूस जिस चीज पर मैं तवज्जो दिलवाना चाहूंगा वो लूला सिल्वा जो ब्राजील के, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की ब्राजील के पास जा रही। उन्होंने इंटरव्यू में जो दो बातें बड़ी खास कही, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत एक चीपेस्ट तरीके से चांद की एक ऐसी जगह पे लैंड किया है जो चंद्रयान 3 था, जहां पे आज तक ना रशिया जा सका है ना अमेरिका जा सका, और जितनी कम लागत में गया है। और ये वाकई ही दुनिया के लिए एक सोचने का मुकाम है कि भारत जो है उनकी टेक्नोलॉजी और उनका नेशनलिज्म किस लेवल पर पहुंच चुका है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने बॉलीवुड की जो मूवी RRR है, RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की, उसकी बड़ी तारीफें की उन्होंने। जो लूला सिल्वा है ब्राजील,
और उस इसमें जो आगे जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के लिए फायदेमंद है इस G20 पे करने की, और जिस लेवल पर वो पहुंच चुके हैं, अमेरिका ने उनकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट को इंडोर्स कर दिया है। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट है भारत की और मोदी जी। जो मेरे वतन अजीज के लिए सबसे अफसोस वाली बात है, वो भी आखिर पे ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट पे, इस जो जितने मैंने पॉइंट लिखे ऑब्जर्व किए हैं। मोहम्मद बिन सलमान MBS भारत में पाकिस्तान में 5 घंटे के लिए आने का उनका प्रोग्राम था, वो उन्होंने लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया। ये मेरे लिए अफसोस की बात थी, पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात थी। लेकिन वहां पे हालात जो है वो आपके भी सामने है, दुनिया के भी सामने है, पाकिस्तान के भी सामने है। चित्राल और तुर्क में जो हो रहा है आपके सामने है। जिस तरीके से आज मेरे ख्याल में कोशिश तो हो रही है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ आरजू में ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपने आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने तकरीबन 1000 के करीब लोगों का नाम ECL में जो है डाल दिया, जिसमें ना सिर्फ सियासतदान, करप्ट अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन मजीद इसको ECL का नाम 1000 से 10,000 तक ले जाने की जरूरत है। घेरा तंग करके दिनों के अंदर फैसले करने की जरूरत है। 16 तारीख की तलवार लटक रही है पूरे पाकिस्तान के सर पे, और इस तरह की चीजों से हमें निकलना होगा अगर हमें तरक्की करनी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। पाकिस्तान टीवी पे तो खैर कुछ खास दिखाया नहीं गया, अलबत्ता जो एक बारिश का जिक्र बहुत किया गया कि जी बारिश की वजह से वहां बड़ा पानी जमा हो गया जहाँ पे इवेंट था, और इस किस्म की न्यूज नेगेटिव समझ लीजिए कि न्यूज बहुत चल रही थी, लेकिन पॉजिटिव कोई बात नहीं की गई। लेकिन कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है कि अभी ना सही नेक्स्ट टाइम जो है वो G20 का हिस्सा बन सके? देखिए, मैं समझता हूं, एक तो मैंने अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। और मैं आखिरी एक चीज ये बताना चाहूंगा, आरजू आपको इस लेवल पे आके सोचना होगा कि मजहब आपका पर्सनल मैटर है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका पर्सनल मैटर है। मजहब से आके निकल के सोचना होगा आप। अगर मजहब तक आप रुके रहे तो जो जिस तरीके से इस वक्त आप एक दूसरे को काफर काफर के जो सर्टिफिकेट सारा दिन बांटते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकेंगे। जिहाद करना है, अगर आपको शौक है तो जिहालत के खिलाफ करें। जिहाद करना है अपनी गुर्बत के खिलाफ करें, अगर जिहाद का शौक है। ये जो गलत किस्म का जिहाद है, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर है। मेरे अफगान भाई जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके पास कोई PhD की डिग्री नहीं है, ना आईवी लीग स्कूलों की, ना ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो आपको पीछे छोड़ के जा चुके हैं और नफरत से भरे पड़े हैं आपके खिलाफ। और वो 2.2 मिलियन से ज्यादा जो अफगानी जिनको आपने करप्शन में अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बेचे हैं, आपके दरमियान फिर रहे हैं, वो एक टिकिंग बम की तरह। आपको इन चीजों से आगे निकलना होगा। अब वो आपको ये दहशतगर्दी के कारोबार को छोड़ना होगा। जय हिंद दोस्तों भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस दौरान कई समझौते हुए हैं जो सुर्खियों में है। इनमें से एक है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। जी हाँ, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये कॉरिडोर भारत के लिए कई अहम मायने रखता है। जी हाँ, आपको बताते हैं, एक्सपर्ट का मानना है कि यह सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देने वाला है। जी हाँ, इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए कहा है कि आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम होगा।
आपको बता दें यह परियोजना रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के लिए साझेदारी का हिस्सा है। यह न सिर्फ भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार के मार्ग को मजबूती से आगे बढ़ाएगा, बल्कि इसकी मदद से भारत के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में भी बड़े अवसर पैदा होंगे। जी हाँ, इसके उद्देश्य से बात करें तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट तैयार करना है। बताया गया है कि इस परियोजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजना शामिल होंगी। इसमें से प्रस्तावित परियोजना यूएई और सऊदी अरब समेत पूरे मिडिल ईस्ट में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% की तेजी आएगी। तो दर्शकों, आप क्या कहोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज। नमस्कार।